जय हिंद एवरीवन, मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना करंट अफेयर सीरीज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग 4 महीने करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, तो आज जो है हम बेसिकली हम लोग जनवरी 2023 मंथ का करंट अफेयर शुरू करेंगे। तो जिन्होंने भी बेसिकली कवर नहीं किया है तो सारे प्लेलिस्ट में टॉपिक्स हैं, वहाँ पे आप बेसिकली डबल स्पीड में जो है उसको सुन सकते हैं अगर आप तेज़ी से कवर करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से कवर किया है। तो जनवरी 2023 में आज हम लोग पॉलिटी सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो भी मैगजीन में है। और अभी हम समझिए कि जनवरी का हम लोग जो है नेक्स्ट 10 दिन में जो है आपका जो है मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मार्च के लास्ट तक हो सकता है कंप्लीट हो जाए, लगातार क्लासेस चलेंगी। और अप्रैल के 10 तारीख तक जो है इतना मान के रखिए, फरवरी का मैगजीन अगर आ जाता है तो फरवरी का मैगजीन भी जो हम लोग कवर कर लेंगे। तो अप्रैल में जो है आपका ख़त्म हो जाएगा मार्च तक का मैगजीन। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि भाई एग्जाम से कम 1 महीने पहले जो है आपका जनवरी क्या कहते हैं मार्च तक का मैगजीन कवर कर दूंगा, तो बेसिकली मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पॉलिटी सेक्शन डिस्कस करेंगे जनवरी 2023 का। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है इसमें बेसिकली ये न्यूज में क्यों आया, तो ये न्यूज में इसलिए आया कि ये एक टॉपिक हमेशा रहता है कि भाई जुडिशरी जो अपना स्टेट का स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, उसमें 3 बॉडी हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो इनके पावर्स क्या हैं, इसमें भाई एक दूसरे के पावर्स कितने हद तक ये वो कर सकते हैं, ओवर रीच कर सकते हैं, कितने हद तक शेयर करते हैं, ये एक हमेशा आपस में कंट्रोवर्सी रहा है। जैसे एक टर्मिनोलॉजी हमेशा न्यूज में आता रहता है, जुडिशियल ओवर रीच। ठीक है, जुडिशियल ओवर रीच। तो एक जुडिशियल रिव्यू तो है ही कि भाई एक प्रकार से क्या कहते हैं कोर्ट्स जो होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये चेक कर सकती है कि कोई भी लॉ या कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कोई भी एक्शन लेती है तो वो जो है क्या कहते हैं उनके पावर्स में है या नहीं है वो एक्शन, या कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी है या नहीं है, किसी चीज़ को वायलेट तो नहीं करती है किसी लॉ को। ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमेशा चेक कर सकती है। ओवर रीच तब हो जाता है जब एक्स्ट्रा एक प्रकार से वो अपना टांग अड़ाने लगती है जुडिशरी हर चीज़ों में, तो उसको क्या कहते हैं जुडिशियल ओवर रीच। ये हमेशा टॉपिक डिबेट में रहा है। अब यहाँ पे जो है ये टॉपिक इसलिए न्यूज में आया कि यहाँ भी उसी चीज़ से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार से क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए अपॉइंटमेंट का। एक लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था है कोलेजियम सिस्टम की, कोलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में, इसका आपको भी आइडिया है। वैसे तो जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी का काम है कि लॉ बनाना, इसका काम है लेजिस्लेटिव बॉडी का कि लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है कि भाई एक प्रकार से किसी भी लॉ को, किसी में कुछ उसमें वो है वायलेशन है तो उसको, उसमें वायलेशन है तो उसको क्या करना है, चेक करना, उस पर चेक्स लगाना। ठीक, तो ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के लॉज पे, उनके एक प्रकार से अथॉरिटी पे जो है अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से अगर नहीं चल रही है तो उस पर चेक्स लगाने का काम है। ठीक, सिंपल सी तीनों के अपने काम है, लेकिन आपस में इन तीनों के शेयरिंग ऑफ पावर्स हैं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है और बिल्कुल जो है आपस में वो नहीं है, लेकिन शेयरिंग ऑफ पावर है, सेपरेशन पावर दोनों है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल अगर हम लोग देखें कि भाई किस प्रकार से आपस में इनका इंटरफेरेंस है, जैसे कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल अगर हम लोग देखें कि जो पार्लियामेंट है चाहे स्टेट असेंबली है उसका बाकी 2 पर मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पर क्या कंट्रोल है। इस प्रकार से समझिए कि भाई जुडिशरी पर किस प्रकार से कंट्रोल करती है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कि भाई किसी भी जज को हटाना है तो जो प्रस्ताव पास होगा बेसिकली वो आपका पार्लियामेंट में होगा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव, भाई कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू आप चाहें तो भाई कोई भी गवर्नमेंट को डिजॉल्व कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। तो एक प्रकार से इस प्रकार से लेजिस्लेटिव करती है कंट्रोल बाकी 2 पे। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बेसिकली गवर्नमेंट हो गया जो काम कर रही है, वो किस प्रकार से जुडिशरी पे करती है कि भाई वो अपॉइंट करती है, जितने भी जज का अपॉइंटमेंट होता है सबसे पहले जो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनका जो भी कोलेजियम होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज और 4 जज और होते हैं सीनियर जज, वो रिकमेंडेशन देते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास, फिर वहाँ से लॉ मिनिस्टर के पास जाता है। इस प्रकार से अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है। तो एक प्रकार से फाइनली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का उसमें रोल है अपॉइंटमेंट में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई कुछ घालमेल हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, अगर वहाँ पे कुछ इस प्रकार के लूप होल्स हैं तो बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, सिमिलरली जुडिशियल कंट्रोल, तो जुडिशियल कंट्रोल जो है एग्जीक्यूटिव और पे दिखता ही है। इस प्रकार से दिखता है कि भाई जुडिशियल जो है वो जुडिशियल ओवररीच का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कभी कभी जो होते हैं वो जहाँ पे उनको फड्डे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए वहाँ भी जो है बेसिकली वो कर देते हैं। ठीक है, बिना मतलब के भी, तो कोई पेटिशन डाल दिया, उस पर अपना राय दे दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसको छूट भी मिलनी चाहिए। तो ये एक प्रकार से है सिस्टम। ठीक,
फिलहाल दूसरी बात जो हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं वो है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो अभी गवर्नमेंट हाल में है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अभी जो प्रोसेस है वो कॉलेजियम सिस्टम, ठीक, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का एक प्रकार से वो होता है, अपॉइंटमेंट होता है। कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल से अभी जो हम लोग देख रहे हैं ऐसा शुरुआत में नहीं था, ये 3 केस के थ्रू इवॉल्व हुआ, फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस और थर्ड जज केस। ठीक है, थर्ड जज केस, तो इन 3 जज केस के थ्रू जो है ये एक प्रकार से इवॉल्व हुआ। फर्स्ट जज केस आपका 1981 का था, सेकेंड जज केस आपका 1993, थर्ड जज केस आपका 1998, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेकेंड जज केस जो था आपका, सेकेंड जज केस जो था आपका, इसके बाद जो है प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम आया था। तो सेकेंड जज केस के थ्रू जो है आपका कॉलेजियम सिस्टम आया था। इसमें यह था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एक प्रकार से CJI, ठीक, तो जो CJI है, CJI प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट जज, ये रिकमेंडेशन भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को, फर्दर जो है एक प्रकार से प्रेसिडेंट के पास, लॉ मिनिस्टर के पास। अगर जो रिकमेंडेशन भेजेंगे अगर उसको वापस भी अगर क्या कहते हैं रिव्यू के लिए बोला जाए लॉ मिनिस्ट्री से, फिर फर्दर बोलेंगे नहीं इसी को अपॉइंट करना है, तो उन्हीं को करना पड़ेगा। ये एक सिस्टम है, मतलब इनको पूरा पावर दिया गया कि भाई जिसको ये चाहें उसको अपॉइंट करवा सकते हैं। ऑब्वियसली जो अपॉइंटमेंट होता है वो सीनियरिटी के हिसाब से होता है, जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, और जो भी क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिफिकेशन अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद थर्ड जज केस है, इसमें सिर्फ संख्या बढ़ा दी गई, CJI प्लस 4 जज। ठीक है, तो ये एक प्रकार से रिकमेंडेशन भेजेंगे, ठीक, जो कि एक प्रकार से रिकमेंडेशन भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर अपना ओपिनियन देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट लॉ मिनिस्टर के पास बोलते हैं कि भाई इसको अपॉइंटमेंट करना है। ठीक, सिमिलरली हाई कोर्ट के जज का भी ऐसा ही कुछ होता है, हाई कोर्ट के जज का भी ऐसा कुछ होता है। हाई कोर्ट जज में क्या होता है, वहाँ पे जो है जो भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं और उसके अलावा 2 हाई कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं वो रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर के पास भेजते हैं, वहाँ से गवर्नर को एडवाइस दिया जाता है और फिर वो एक प्रकार से अपना प्रपोजल लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजते हैं। तो वहाँ से हाई कोर्ट का कॉलेजियम इस प्रकार से जज का अपॉइंटमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 लोगों का जो है अहम रोल है, एक तो जो ये कॉलेजियम है, ठीक, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का भी रोल है। तो अभी एक प्रकार से अभी इसमें बदलाव जो है क्या कहते हैं लाने के प्रयास किया गया था NJAC के तहत। ठीक है, तो आपको पता है कि NJAC एक्ट 2014 में पास किया गया था। इसके अलावा इसी को 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की कोशिश की गई थी। ठीक, तो इसमें क्या था कि इसमें भाई एक कमेटी होगी, इस कमेटी में आपका CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो चेयरपर्सन होंगे। इसके अलावा 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज, 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ठीक, इसके अलावा कौन होगा, इसके अलावा आपका लॉ मिनिस्टर होंगे, इसके अलावा आपका लॉ मिनिस्टर होंगे और इसके अलावा 2 एमिनेंट पर्सन, मतलब 2 भी कोई प्रबुद्ध लोग जो कि समाज में जिनको एक प्रकार से न्याय के बारे में मतलब जुडिशरी के बारे में नॉलेज हो। तो ऐसे एक प्रकार से कमेटी होगी जो रिकमेंडेशन देगी। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज, जैसे कि ये वाला जो है कॉलेजियम इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के अलावा लॉ मिनिस्टर भी हैं और एमिनेंट पर्सन्स भी हैं और इनको वीटो पावर्स भी दिए गए थे। मतलब 2 से ज़्यादा लोग अगर वीटो पावर दिया गया, अगर ऐसा कुछ अपोज करते हैं किसी फैसले पे तो फैसला नहीं माना जाएगा। तो ये एक व्यवस्था NJAC लाने की गई थी ताकि थोड़ा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो सके चीज़ों को लेके, क्योंकि एक आक्षेप लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल पे बहुत ही गरिमा वाला पोजीशन होता है और वहाँ पे देखा गया कि भाई एक ब्रांच ट्री परिवार का भी बन रहा है कि भाई किसी के बाप दादा बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, तो एक प्रकार से उसमें देखा गया कि भाई भविष्य में भी जो है उसी फैमिली से कोई ना कोई अल्टरनेटिवली बन रहा है। तो ये सभी चीज़ें चेक की जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोग आगे देखेंगे कि भाई महिला सुप्रीम कोर्ट जज कितनी हैं। अभी तक आपको हैरानी हुई, अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। अगर हो तो भविष्य में एक सुप्रीम कोर्ट जज का नाम आ रहा है, वो बन सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं बनी है। जज बनी है, सुप्रीम कोर्ट जज बनी है। कुल मिला के अभी फिलहाल 34 लोगों में से 3 महिलाएं हैं सुप्रीम कोर्ट की जज। अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो भी टॉपिक है। और अभी तक मेरे ख्याल से गिनी चुनी सिर्फ 11 महिलाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट जज बनी हैं। तो समझ सकते हैं यहाँ पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी किस प्रकार से कम है। तो इस तरह की जो भी कमियां हैं, ठीक है, उसको भी तो अपने को पूरा करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका फेडरलिज्म है। अब फेडरलिज्म टॉपिक जो है ये इसलिए न्यूज में आया, बेसिकली ये हमेशा एक रहता है डिबेट कि भाई सेंटर को जो पावर्स दिए गए हैं, जैसे कि पावर्स किसके थ्रू दिए गए हैं, अपना 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है
आपका, जिसमें कि पावर्स डिवाइडेड हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा जो पावर बच जाते हैं वो रेसिडुअरी पावर्स हो जाती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। तो भाई कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको बोलते हैं कि भाई हमारे पास ये पावर्स होने चाहिए। या दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली में हमेशा जो भी लेफ्टिनेंट वहाँ के गवर्नर हैं उनसे हमेशा उनका जो चीफ मिनिस्टर होता है इशू रहते हैं, आप देख सकते हैं हमेशा न्यूज में आता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन डिसाइड करेगा कि भाई क्या पावर्स दिल्ली गवर्नमेंट की होनी चाहिए, क्या पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि दिल्ली जो है एक प्रकार से नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक प्रकार से हो गया, ठीक है। जो दिल्ली हो गया आपका वो कोई आम यूटी नहीं है, तो दिल्ली एक प्रकार से जो है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। और बाकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको भी ठीक ठाक पावर दिए गए हैं। एक प्रकार से नेशनल कैपिटल रीजन हो गया दिल्ली, ठीक। तो उसमें जो है किसके क्या पावर्स होने चाहिए ये क्या कौन डिसाइड करेगा, तो इसके लिए एक्ट है, ठीक। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि 1950 में तो दिल्ली जो है एक प्रकार से पार्ट सी, शुरुआत में क्या था कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इसमें जो है जितने भी स्टेट्स थे, जो रीजन थे वो डिवाइडेड थे। बाद में ये हुआ कि 1951 में एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की गई और सीएम अपॉइंट किए गए। 1951 में दिल्ली में ये हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट हुई और सीएम अपॉइंट हुए। और उसी बीच आपको पता है कि 1951 के बाद कई कमीशन बैठे थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभी सीतारामैया वाला कमेटी था, उसके बाद फजल अली, के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू, उसकी कमीशन बैठी थी। उसने रिकमेंडेशन दिया कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। ये उनका रिकमेंडेशन था। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ठीक। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में आया था आपका, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसमें जो है दिल्ली को यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो दिल्ली को जो है यहाँ से क्या बना दिया गया, यूटी। और 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट पारित हुआ। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है 1991, ये आपको ध्यान रखना है। 1991 में जो है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और दो आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 239 AA, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ये दिल्ली से संबंधित है स्पेसिफिकली, आर्टिकल 239 AA और आर्टिकल 239 AB, ठीक है। तो बेसिकली जो है यहाँ से GNCTD ये एक्ट एक प्रकार से पारित हुआ, जिसमें जो भी नेशनल कैपिटल रीजन है आपका दिल्ली का, ठीक है, उसमें किस प्रकार से जो है गवर्न होगा, वो किस प्रकार से जो है ये गवर्न होगा, ये डिसाइड किया गया, ठीक। तो ये जो आपका एक्ट पास हुआ था 1991 में, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, तो उसको किस प्रकार से गवर्न करना है, तो ये आपको आर्टिकल कम से कम ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में ये है क्या, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, और हाल में जो है इसको फिर से, ये 1991 को फिर से अमेंड करके 2021 में अमेंड किया गया है, वो भी हम लोग देखेंगे कि जो GNCTD, ठीक है। तो इसमें जो अमेंडमेंट लाया गया है ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 1991 में क्या था कि भाई स्पेशल स्टेटस दिया गया दिल्ली को, सबसे पहली बात, ठीक है, स्पेशल स्टेटस दिया गया। और एक प्रकार से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जैसा कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर दिल्ली का 1991 में आया, ठीक है। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे बनेगी, वहाँ के लोग जो है बेसिकली अपना गवर्नमेंट चुन सकेंगे। ये 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 239 AA को जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया, और आर्टिकल 239 AB को, ठीक। इसके अलावा एक और प्रोविजन आया कि भाई अगर कोई डिफरेंस होगा ओपिनियन में, क्योंकि वहाँ पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं उनको ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं और किसी यूनियन टेरिटरी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे है कि भाई अगर कोई इन दोनों में, लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में कुछ ओपिनियन को लेकर अगर आया कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ मतलब कोई भी बिंदु पे, तो वो जो है मैटर जाएगा, अगर दोनों में आपस में नहीं सुलझ रहा है तो मैटर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जो डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट जो है बेसिकली जो भी डिसाइड करेंगे वो एक प्रकार से मान्य होगा, वो क्या होगा, मान्य होगा। तो ये एक पॉइंट है, ठीक। नेक्स्ट ये है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, तीन चीजें, पब्लिक ऑर्डर,
पुलिस, लैंड, ये तीन चीजें जो हैं ये दिल्ली की जो भी हैं, ठीक है, दिल्ली की जो भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर रहेंगे। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये जो है बेसिकली आपका यूनियन गवर्नमेंट के अंदर रहेंगी, ठीक है। ये डिसाइड किया गया 69। अब जो वहाँ के सीएम है, जो वहाँ का गवर्नमेंट है, उनका है कि भाई हमको पावर्स कम दिए गए हैं, अब मेरे पास पुलिस है ही नहीं, मेरे पास पब्लिक ऑर्डर को वो कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है, लैंड कंट्रोल है नहीं, तो ये उनका जो है रोना रहता है बेसिकली। अब चीज़ें खैर वो लोग आपस में डिसाइड करें, अपने को क्या, तो ये क्या प्रोविजंस हैं आपको ये आइडिया होना चाहिए। और जो बदलाव किए गए 2021 में, 2021 वाला जो एक प्रकार से जो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, उसमें भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो इसमें कहा गया कि स्टेट दैट गवर्नमेंट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो एक प्रकार से जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है दिल्ली का, वो माना जाएगा एक प्रकार से लेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। मतलब यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको बाकी जितने भी यूटी हैं उनसे ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं, ठीक। इसके अलावा बोला गया कि इट गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर इवन इन मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली मेक्स लॉ। तो जिस पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिस पे भी एक प्रकार से लॉ जो बनते हैं, क्योंकि लॉ बनाना वहाँ के असेंबली काम है, जो दिल्ली का असेंबली है बेसिकली वो लॉ बनाएगा दिल्ली के लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसमें भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ के हैं उनमें उनका एक प्रकार से ओपिनियन हो सकता है, और उनको प्रायोरिटी देने की आवश्यकता भी है, ठीक है, ऐसा उनका ये जो है एक्ट का कहना है, ठीक है। तो ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं एलजी को। इसके अलावा दिया था कि भाई इट इंश्योर्स एलजी टू गिव हर ओपिनियन एनी डिसीजन टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो चाहे कोई भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत, जो भी उनका एग्जीक्यूटिव उनका भी जो पावर्स है, उसमें हमेशा एलजी अपना राय दे सकते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अपना राय दे सकते हैं, ठीक। तो एक प्रकार से क्या करता है इसमें जो क्रिटिसिज्म, एक प्रकार से जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो क्रिटिसाइज क्या कर रही है कि भाई हमारे पावर्स कम कर दिए गए हैं, जो प्रोसेस है कोई भी बिल पारित करना है, चाहे कुछ भी करना है, वो टाइम कंज्यूमिंग हो गया है, तो एक प्रकार से एफिशिएंसी भी हमारी कम हो गई है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स एक प्रकार से हैं। इसके अलावा जो एक दो कंपैरिजन किया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी, तो आपको एक हमेशा क्वेश्चन बनता है कि भाई, क्योंकि पांडिचेरी में भी जो है एक प्रकार से असेंबली है, ठीक है, तो दिल्ली और पांडिचेरी ये दो एक ऐसे स्टेट हैं जिनके पास जो है अपनी असेंबली है, ठीक। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको ज़्यादा पावर दी गई है। तो पावर्स की बात की जाए एलजी की, तो दिल्ली को जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको ज़्यादा पावर दी गई है पौंडीचेरी के वाले के हिसाब से, ठीक है। तो पुडुचेरी के जो एक प्रकार से गवर्नर हैं उनसे ज़्यादा पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली को दी गई है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो है इस एक्ट के तहत GNCTD, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इस एक्ट के तहत जो है वो चलती है। सिंपल सी बात है, एलजी जो है दिल्ली के वो इसके हिसाब से जो है चलते हैं। लेकिन जो पांडिचेरी वाला जो पुडुचेरी वाला जो है एक प्रकार से एलजी है, ये आपका यूटी एक्ट जो 1963 वाला है उसके हिसाब से, तो यूटी एक्ट 1963 गाइड करती है, और ये जो है आपका जनरल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, सॉरी गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो पौंडीचेरी के जो एक प्रकार से गवर्नर हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं आर्टिकल 239। तो यहाँ पे आर्टिकल 239 है, ये आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे आर्टिकल 239 AA है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और खासकर इतने जो डीप में फैक्ट्स हैं ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आइए, अगला टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल। अच्छा, ये तो मैंने सारे बता दिए, जितने फैक्ट्स मैंने बताए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ओपिनियन लिया जाना चाहिए, कोई भी डिफरेंस होता है तो भाई एलजी को ज़्यादा पावर दिया गया है, ठीक। तो एलजी ऑफ दिल्ली इंजॉयज ग्रेटर पावर देन एलजी ऑफ पौंडीचेरी। अभी फिलहाल जो गाइड किया जाता है वो जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये एक प्रकार से पावर्स अभी चल रहा है, ठीक है। और जो पांडिचेरी है वहाँ आपका यूटी एक्ट 1963। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया ने अभी होस्ट किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट किया दिल्ली में, ठीक है, जिसका थीम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्शन इंटीग्रिटी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सोचिए कि ये
प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा और खासकर लोकसभा। लोकसभा जो इलेक्शन होता है ये इतना मुश्किल है बेसिकली कंडक्ट कराना, ठीक है, क्योंकि करोड़ों लोग जो हैं बेसिकली वोट देते हैं। मान लीजिए 60% 50% भी वोट देते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और 50% भी मान लेते हैं, उससे ज़्यादा ही लोग देते हैं, तो समझ लीजिए 70-80 करोड़ लोग अपना वोट देते हैं। तो इतने लोगों को मैनेज करना, इनका वोटर कार्ड, इलेक्शन मैनेजमेंट करना, हर 5 साल पे करना है और हर राज्य में भी वोटिंग होती है, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि डेमोक्रेसी कई कंट्री में है, वहाँ पे भी वोटिंग प्रोसेस ही होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस प्रकार से जो है समिट हुआ, उसमें होस्ट किया और क्या कहते हैं किस प्रकार से ट्रेनिंग दी बाकी जो भी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज हैं, बाकी जो भी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज हैं उनको जो है वो ट्रेनिंग दी कि भाई किस प्रकार से एफिशिएंटली इलेक्शन कराया जाए और टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से प्रयोग हो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से जो है पॉजिटिवली प्रयोग हो इलेक्शन कंडक्ट कराने में। और इस प्रकार की जो ये समिट हुआ है इसका शुरुआत बेसिकली 2021 में जो है आपका यूएस प्रेसिडेंट ने समिट फॉर डेमोक्रेसी, ये इसका थीम था, समिट फॉर डेमोक्रेसी, इससे शुरुआत हुई थी और फिलहाल ये हुआ है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि आज के समय में मान लीजिए कि आपको गांव में वोटिंग देना है, ठीक है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था अगर हो जाए, या सर्विस, काफ़ी लोग जो होते हैं जो डिफेंस में होते हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, या काफ़ी लोग ऐसे भी अगर हो सकता है भविष्य में मतलब फिलहाल तो जो भी सर्विस पर्सनल गवर्नमेंट्स के होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू अपना जो है वो वोटिंग कर सकते हैं, सबको वोटिंग करने का अधिकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज करके एफिशिएंसी बढ़ा के ये करना, ठीक है। आज के टाइम में जो है आपका वोटर कार्ड जो है ऑनलाइन आपके उस पर आ जाता है, आपका पोर्टल हो जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एक पेज पे, उसको ले जाके वोटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एफिशिएंटली टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। इसका क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे आया है, कुछ पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें कोई शक नहीं है। आर्टिकल 324 के तहत जो भी इसके पावर्स हैं, सुपरिटेंडेंस है, कंट्रोल है, वो इसमें एक प्रकार से दिया गया है। 25 जनवरी 1950 को चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था, इसीलिए हम लोग इस दिन वोटर डे, नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करते हैं मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक। इसके अलावा जो पंचायत के इलेक्शन जो होते हैं और म्यूनसिपैलिटी के, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि 1989 तक कुल मिला के एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे, ठीक। लेकिन 1989 के बाद जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर एक प्रकार से ये अपॉइंट किए जाते हैं। शुरुआत में अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है एक प्रकार से प्रेसिडेंट थी, और जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी, जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो रिकमेंड करते हुए गवर्नमेंट, उनको अपॉइंट किया जाता था। अभी 1 महीने पहले मेरे ख्याल से जजमेंट आया, 1 महीना भी नहीं होगा, 20-25 दिन जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई तीन लोगों की कमेटी होगी, ठीक है, वो जो रिकमेंड करेंगे उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा। अब गवर्नमेंट उसका एक लॉ का रूप देगी, ठीक है। तो भविष्य में जो है अब प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, तो जो भी लार्जेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी है कि भाई इतना 10% सीट होनी चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो लार्जेस्ट जो भी पार्टी होगी अपोजिशन में, और इसके अलावा आपका एक CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 3 लोग जो हैं जो रिकमेंडेशन करेंगे, क्योंकि इसमें चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कोई डाउट नहीं होगा कि वो भी आक्षेप लगाते रहते हैं कि भाई अपने हिसाब से कोई अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना चुन ले, या फेवरेटिज्म नहीं चले, गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करे इलेक्शन कमीशन, उसको एक प्रकार से जो हमेशा आक्षेप दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं, वो उसके लिए कोई जगह ना हो। तो ये एक प्रकार से न्यूज में रहा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वुमेन इन जुडिशरी। अभी हम लोग ऊपर जुडिशरी की बात किए थे, तो अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट होता क्या है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे चूंकि वुमेन जुडिशरी, इसमें कुछ डाटा दिया हुआ, ये डाटा आपको याद होना चाहिए, मतलब ध्यान रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 12% महिलाएं हैं, कुल मिला के 34 सीट हैं, ठीक है। उसमें से सिर्फ 3 सीट जो है एक प्रकार से, मेरे ख्याल से और परसेंटेज कम ही होंगे, सिर्फ 3 सीट जो है एक प्रकार से ये आपका फिलहाल क्या कहते हैं महिलाओं में एक प्रकार से है, ठीक है। 34 में से 3 सिर्फ महिलाएं हैं। हाई कोर्ट में सिर्फ 13% है, जितनी भी सीटें हैं हम देखेंगे इसमें 13% ही महिलाएं हैं, और सब ऑर्डिनेट केट में अच्छी बात है कि थोड़ी ज़्यादा है, 35% है। तो अपने को जो है यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कम से कम 30% 40% अभी शुरुआत पे भी दिखना चाहिए, ठीक। इसके अलावा 5 आउट ऑफ 11 who have served as सुप्रीम कोर्ट जज, कुल मिला के अभी तक 11 महिलाएं ही जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नेतृत्व की हैं। उसमें से 5 जो है लास्ट 3 साल में, 5 जो है लास्ट 3 साल में, शुरुआत में तो एक प्रकार से अपॉइंट ही लंबे समय से नहीं किया गया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 3 ही महिलाएं हैं,
और अभी तक कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक नहीं हुई है। इसके अलावा ओनली 15% ऑफ वुमेन आर एडवोकेट, तो वकील की भूमिका में भी सिर्फ 15% ही इनका रेशियो है। इसके अलावा ऐसे हैं सिक्किम, तेलंगाना, दिल्ली आर द ओनली स्टेट वेयर 4th ऑफ वुमेन इन द हाई कोर्ट, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अच्छा है इन सभी स्टेट में। इसके अलावा 5 हाई कोर्ट जो हैं वहाँ पे अभी कोई वुमेन जज है ही नहीं, ठीक, जिसमें से उत्तराखंड, पटना, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अब देखिए सबसे पहला जो वुमेन जज रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनका नाम था फातिमा बीवी। तो फातिमा बीवी जो हैं ये पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज थी, 1989 में ये बनी थी। कुल मिला के अभी 34 जज हैं, शुरुआत में इससे पहले 31 थे, 31 से 34 कर दिया गया। और इंडिया में कुल मिला के आपके 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात होगी, अब इंडिया में हाई कोर्ट कुल मिला के 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट लास्ट में आंध्र प्रदेश बना था, और 6 हाई कोर्ट जो हैं 25 में से उनके पास एक स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट का कार्यभार है और यूटी का भार है। ऐसे कुल मिला के 6 हाई कोर्ट हैं, ठीक। ऐसे स्टेट जिनके पास हाई कोर्ट नहीं है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। तो मिजोरम, नागालैंड, इनके पास जो है अपना हाई कोर्ट नहीं है, ठीक। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट में कुल मिला के 1114 सीट हैं। 1114 सीट में जो है 840 परमानेंट हैं, ठीक, और 274 जो है वो आपका एडिशनल जज हैं, जिसमें से 1 जनवरी 2023 को देखा गया, ठीक है। 1 मार्च 2023 को देखा गया, मतलब रिसेंट डाटा है ये, 1 मार्च 2023 तक 33% सीटें, लगभग 29% सीटें, लगभग 29% सीट, मतलब 1114 में से 29% सीट, लगभग 333 सीट हो गया। इतनी सीटें खाली हैं, समझ सकते हैं कि भाई सीटें वैकेंट हैं, केसेज पेंडिंग हैं, तो ये कितना बड़ा एक इशू है, ठीक है। और शुरुआत में सबसे पहला हाई कोर्ट इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ब्रिटिश टाइम्स का है, 1861 में। शुरुआत में 3 हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुए थे, बॉम्बे, जहां भी प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे आपका, फिर कलकत्ता, बॉम्बे, कलकत्ता और उसके अलावा आपका बताइए, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, और तीसरा हाई कोर्ट आपका इलाहाबाद। तो ये 3 जगह जो है एक प्रकार से इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर हम लोग वुमेन को जुडिशरी में एक प्रकार से इन्वॉल्व करेंगे, 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज वुमेन, ठीक है। तो हर जगह तो हम लोग जैसे कि पंचायत जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें हम लोग 1/3 जो है रिप्रेजेंटेशन दिए हैं रिजर्वेशन के रूप में। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली भविष्य में वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। अपने अंदर झांकते नहीं है पार्लियामेंट जुडिशरी वाले कि भाई यहाँ पे कितना महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ज्ञान देने में सबको आगे रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है इतना लंबा समय हो गया, ऐसी बात नहीं है, शिक्षित महिलाओं की कमी है, योग्य महिलाओं की कमी है, उनको रिप्रेजेंटेशन देने की आवश्यकता है। क्योंकि भाई अगर महिलाएं जज के रूप में जाएंगी, महिलाएं MP और MLA के रूप में जाएंगी, तो जो महिला है, ठीक है, एक महिला, जैसे कि हिंदी साहित्य जो पढ़ते हुए वहाँ 2 वर्ड हमेशा बार बार यूज होता है, संवेदना, एक होता है संवेदना, एक होता है स्वयंवेदना, ठीक है। तो हम लोग जो हैं किसी के प्रति, महिलाओं को किसी के साथ बुरा बर्ताव होता है, कुछ भी होता है, हम लोग संवेदना, पुरुष वर्ग जो है संवेदना दे सकता है, हाँ बुरा हुआ, लेकिन स्वयं वेदना वो है जो खुद झेला हो। एक महिला जो है खुद झेलती है तो जानती है कि भाई महिला के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाकी लोग ठीक है, उनको मतलब किसी के प्रति किसी को कष्ट है तो उसमें हम लोग संवेदना दे सकते हैं, सिंपैथी। लेकिन स्वयं वेदना वो हुआ कि भाई किसी की चीज़ों को महसूस कर सके, और महसूस वही कर सकता है जिसके साथ आत्मघटित हो वो चीज़ें, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, एक्सप्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। अब एक्सप्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है ये सिमिलर टू एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ठीक है। तो ADP जो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, ये आपका बेसिकली जो है एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं बताना अभी रह गया, थोड़ा सा उसको बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई एक प्रकार से क्या एलिजिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट, चूंकि बात चल रही है कि भाई जजों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या कम है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी बहुत मुश्किल है एक प्रकार से। जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है किसी को, ये आपके लक्ष्मीकांत ने भी दिया होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, उसमें क्या है, लेकिन 5 साल जो है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जज की बात बता रहा हूँ क्या एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का, ये और है, ठीक है। 5 साल जो है वो हाई कोर्ट का जज और 10 साल एडवोकेट, 10 ईयर एडवोकेट,
एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का, ऑफ हाई कोर्ट, ये एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा एक और प्रोविजन जो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए है, हाई कोर्ट के लिए नहीं है, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कोई अगर डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट है, कोई अगर डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट है तो उसको भी एक प्रकार से दिया जा सकता है, बनाया जा सकता है। डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट क्या होता है? कोई प्रतिष्ठित न्यायविद हो, समझ रहे हैं ना, कोई प्रतिष्ठित अगर जानकार हो न्याय का, उसको एक प्रकार से कर सकते हैं। हाई कोर्ट के केस में इंडियन सिटीजन है। इसके अलावा हाई कोर्ट केस में क्या है कि 10 साल 10 ईयर 10 साल जो है आपका वो जज होना चाहिए किसी भी इंडियन कोर्ट का, तो किसी भी इंडियन कोर्ट का 10 साल होना चाहिए। यहाँ 5 साल जो है ये हाई कोर्ट का है और यहाँ किसी भी इंडियन कोर्ट का है। इसके अलावा ये होना चाहिए, इसके अलावा या तो 10 साल एडवोकेट हो हाई कोर्ट का और 10 ईयर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, एडवोकेट मतलब वकील। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड जो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो ये आपका जो एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आइए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पे। अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था डिस्ट्रिक्ट के एक प्रकार से, उसके लिए कल्याण के लिए, तो उसी प्रकार से ब्लॉक लेवल पे, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में कई ब्लॉक होते हैं, तो जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में 2-4 पॉइंट्स जान लीजिए कि ये क्या है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्या था कि जैसे 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2018 में लॉन्च किया गया था, और 5 थीम जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुल मिला के 112 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए थे, ठीक, कुल मिला के 26 स्टेट्स में, और नीति आयोग जो है इस प्रोग्राम को एंकर कर रही थी, ठीक। तो इन सभी क्षेत्रों में जिसका मैंने नाम लिया, किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, ये गवर्नमेंट की पहल थी। अब गवर्नमेंट थोड़ा सा और पेनिट्रेट करना चाहती है ब्लॉक लेवल पे, ठीक। तो 500 ब्लॉक 31 स्टेट में किया है। कुछ ऐसे 6 स्टेट है जिसमें कि आधे ब्लॉक लगभग इन्हीं 6 स्टेट में कवर हो जा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज देंगी हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये ब्लॉक बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 से एक प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये सारे बस आपको 2-4 पॉइंट्स पता होने चाहिए, बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं बताने को, ठीक। तो किस प्रकार से गवर्नेंस जो है वो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्रूव किया जाए, बस उसके लिए है। नेक्स्ट आपका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो बोल रहा है कि भाई वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया ने काफ़ी अच्छी रैंकिंग इंप्रूव की, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद ही करना पड़ा। तो अब फिलहाल जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है ये आपका आया है। ये किसका है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का। तो कोई भी रिपोर्ट आता है वो कौन रिलीज करता है? ये यूएस बेस्ड सिविल सोसाइटी ग्रुप है। इसने इंडिया को जो है 77th रैंकिंग दी है 140 कंट्री में। तो ये रैंकिंग क्या मिली, कौन रिलीज करता है, इतना कम से कम आपको आइडिया चाहिए रिपोर्ट का क्या नाम है या इंडेक्स का क्या नाम है, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जिस बेसिस पे ये करता है, क्या गवर्नमेंट के क्या पावर्स हैं, करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, सिविल जस्टिस, इन सभी मतलब इंडिकेटर्स के बेसिस पे जो है ये रैंकिंग निकालती है। इसके अलावा फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर। अब आपको पता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 इसके अंतर्गत फ्री मतलब स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन जो है फ्रीडम, हम सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम लोग को दिया गया है, ठीक है। अब एक पिटीशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जो मिनिस्टर्स होते हैं, कोई कोई मिनिस्टर कुछ भी बोल देता है और फिर एक पार्लियामेंट में अलग होड़ लगती है, न्यूज़ चैनल पे अलग होड़ लगती है, भाई इसको ये कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ये कर दिया जाए। तो बेसिकली जो है एक क्या स्पीच कितना बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते, उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी सिटीजन्स को, मतलब हम लोगों को जो भी राइट्स दिए गए हैं वो मिनिस्टर्स को भी हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 19 क्लॉज 2, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं हम लोग के स्पीच और एक्सप्रेशन को लेके, कि जो भी रिस्ट्रिक्शन हम लोगों पे हैं वही रिस्ट्रिक्शन जो है वो मिनिस्टर्स पे भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई क्या किया, इसने क्लैरिफाई किया कि जो हम लोगों को पावर्स दिए गए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो उन लोगों को भी हैं, और जो हम लोगों पे रिस्ट्रिक्शन है वो भी उन लोगों पे भी हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कर दिया क्लैरिफाई, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये बात समझिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी स्टेटमेंट अगर मिनिस्टर देता है, समझ रहे ना, कोई भी स्टेटमेंट अगर मिनिस्टर देता है उसको ये नहीं समझा जाना चाहिए कि ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, समझ रहे हैं ना। कोई इस तरह का फालतू स्टेटमेंट दे दिया, इसको ये नहीं समझाना जाना चाहिए कि भाई एक प्रकार से गवर्नमेंट का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पार्लियामेंट में, ठीक है, आर्टिकल 164 कह लीजिए,
जो 74 कह लीजिए, 74 75 आपका ये हो जाएगा पार्लियामेंट के लिए, 164 मेरे ख्याल से स्टेट के लिए हो जाएगा। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कही गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये उसने बोला कि डेराइव किया जाता है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कुछ कहता है तो अब इसमें से कोई एक कुछ कह देता है तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये जो है इनिशिएटिव एक प्रकार से जो इनिशिएटिव टू प्रोवाइड डिजिटल वर्जन ऑफ एपेक्स कोर्ट जजमेंट इन मैनर एज दे रिपोर्ट इन ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, ठीक है। तो एक प्रकार से जो भी CJI है उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि जो भी जजमेंट आता है, क्योंकि तो लंबे समय से 1950 के बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, ठीक है, अभी तक वो लॉयर्स को, लॉ स्टूडेंट्स को, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे और नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पे जो है अवेलेबल हो, ताकि लोगों को लॉ को समझने में क्या चल रहा है, जुडिशरी कैसे काम करती है, लॉ स्टूडेंट्स उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, एग्जाम के लिए, सबके लिए हेल्पफुल हो। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मतलब सारे के सारे केसेज को, जो भी इंपॉर्टेंट केसेज है उनको डाला जाएगा। अब ये आपका लास्ट टॉपिक है चार्जशीट। अब चार्जशीट समझिए कि कुछ नहीं है, आप लोग पिक्चर्स में देखते होंगे कि FIR क्या होता है कि भाई किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ चोरी हुई, किडनैपिंग हुई, कुछ भी हुई, तो पुलिस के पास जाइए तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है कि भाई पुलिस जो है आपका जो भी संज्ञान है वो लेगी। और कोई भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसके लिए वारंट नहीं चाहिए पुलिस को, कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, जाके सीधा वो उसको पकड़ सकती है, मतलब अरेस्ट कर सकती है, वो आपको कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो गया। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें एक प्रकार से वारंट चाहिए होता है अगर कोई किसी को अरेस्ट करना है तो होता है कि मान लीजिए किसी ने कुछ किडनैपिंग कर लिया तो FIR जाके किसी ने रजिस्टर किया कि भाई मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया गया, ठीक है। पुलिस उसको ढूंढेगी, मान लीजिए पुलिस ने ABCD किसी को पकड़ लिया, A को पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद फिर पुलिस उसको कोर्ट में ले जाएगी, ठीक। तो कोर्ट उसको कुछ समय का समय देगा पुलिस को इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जब चलेगा तो पुलिस जो है वो अपना चार्जशीट तैयार करेगी। चार्जशीट क्या होता है, बेसिकली डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इसमें क्या करेगी, पुलिस अपना एविडेंस इकट्ठा करेगी, कहीं कैमरे में फोटो हुआ या किसी ने उसको बच्चे को चुराते हुए देखा, ठीक है। इस प्रकार से जो है अपना एक चार्जशीट मतलब अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इस चार्जशीट को फिर फर्दर जो है जो कोर्ट है, कोर्ट मजिस्ट्रेट, उसके सामने एक प्रकार से सबमिट करेगी, ठीक है। और एक प्रकार से जब कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको जो भी सजा होगी वो होगी। तो पुलिस का देखिए सिंपल सा काम है कि भाई एविडेंस इकट्ठा करना और कोर्ट में फाइल करना। पुलिस का काम कभी भी जजमेंट देना नहीं होता है, वो कोर्ट का काम होता है। तो चार्जशीट का सिंपल सा मतलब है, आप लोग पिक्चर में देखते होंगे, ये आपका सेक्शन 173 CRPC। तो सेक्शन 173 CRPC के अंतर्गत साफ साफ बोला गया है कि चार्जशीट जो है वो फाइनल रिपोर्ट होता है जो कि पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो तैयार करती है। और एक प्रकार से जो चार्जशीट है वो मजिस्ट्रेट को सबमिट करती है। उसमें क्या क्या होता है, क्या उस व्यक्ति का नाम है जिसने ऑफेंस किया है, उसने किस प्रकार का ऑफेंस किया, उसके खिलाफ जो भी सबूत होते हैं, और एक ऑब्लिगेशन रखा गया कि 60 से 90 दिन के अंतर्गत जो है वो चार्जशीट फाइल की जानी चाहिए, नहीं तो बेसिकली ये अरेस्ट इलीगल माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो है क्या कहते हैं, काफ़ी बार जो है बेसिकली कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं तो छोड़ना भी पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं चार्जशीट के अंतर्गत, तो बाकी इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं। तो पिक्चर्स में आप देखते होंगे, बेसिकली इसमें बोलता है, जज बोलता है पुलिस को कि आपके पास अब इतने दिन का समय बचा है, जल्दी से चार्जशीट फाइल करो, नहीं तो उसको हम छोड़ देंगे। तो सिंपल सी बात है। तो आज जो है हम लोगों ने आपका ये क्या कहते हैं करंट अफेयर सीरीज में पॉलिटी सेक्शन डिस्कस किया, और नेक्स्ट टॉपिक में जो भी IR सेक्शन होगा वो डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 23 से 23 जो है आपका ये जनवरी फरवरी मार्च वाला जो मैगजीन है उसको हम लोग खत्म कर दें। अगर लेक्चर सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।